हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम। इसका मतलब क्या है? किसी और पर्सन की इनकम को एसएससी की इनकम में जोड़ दिया जाएगा और एसएससी के हाथ में टैक्सेबल कर दिया जाएगा। पर्पस क्या है इसका? ताकि कोई भी इनकम का डाइवर्जन ना हो। इसमें क्या होता है कि जब एसएससी की इंटेंशन गलत होती है तो वो कई बार क्या करता है, अपनी इनकम का कुछ पोर्शन किसी और को ट्रांसफ़र कर देता है और अपनी इनकम को कम शो कर देता है और टैक्स से बच जाता है। अब इसका एग्जांपल आपके सामने ही है। जैसे कि ए की टोटल इनकम अगर 6 लाख है और उसकी वाइफ की इनकम है नील, तो यहाँ पर ए को टैक्स बन जाता है 33,800 एज पर प्रीवियस ईयर 1920। बट अगर उसके माइंड में कुछ प्लान किया, उसने क्या किया, अपनी इनकम का कुछ पोर्शन वाइफ को ट्रांसफ़र कर दिया। अभी हम वे देखेंगे कि किस तरीके से ट्रांसफ़र होती हैं। तो उसने अपने पास रख ली 4,95,000 और वाइफ को दे दी 1,05,000। अब देखिए तो 5 लाख से नीचे है ए की टोटल इनकम। जब टोटल इनकम 5 लाख से नीचे हो तो क्या होता है, 12,500 का रिबेट मिल गया तो बन गई नील। और ए की वाइफ की तो है ही क्या, एग्जाम्पशन लिमिट से नीचे है, तो दोनों का टैक्स क्या बन जाता है, नील। इस तरह से उसने क्या किया, 33,800 का टैक्स क्या कर दिया, सेव कर लिया। अब यहाँ पर इंटेंशन गलत क्यों है? देखा जाए तो एसएससी की खुद की इनकम थी, मिसिज ए का कोई लेना देना नहीं था। इस तरीके की जो टैक्स इवेजन जो एसएससी करता था, उस चीज़ों को रोकने के लिए क्या किया गया, क्लबिंग का प्रोविज़न लाया गया। और ताकि एसएससी की जो खुद की इनकम है वो खुद के हाथ में ही टैक्सेबल हो, ताकि वो डाइवर्जन ना कर पाए। अब यहाँ पर पहला प्रोविज़न कैसे अपनी इनकम को ट्रांसफ़र कर सकता है, देखें। ट्रांसफ़र ऑफ इनकम कैसे, नो ट्रांसफ़र ऑफ एसेट। ट्रांसफ़र तो कर दी है इनकम, लेकिन उससे रिलेटेड एसेट को ट्रांसफ़र नहीं किया, तब क्या होगा, क्लबिंग का प्रोविज़न अप्लाई हो जाएगा। यहाँ एग्जांपल है, ए के पास क्या था, हाउस था। ए के पास हाउस था, उसने क्या किया, उससे जो आने वाला रेंट था मिसिज ए को ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब राइट दे दिया मिसिज ए को कि तुम टैक्स रिसीव कर लेना, ओ सॉरी रेंट रिसीव कर लेना। अब रेंट रिसीव तो कर लिया उसने, लेकिन था किसका ऑनर, कौन है उसका, हाउस का, ए है ऑनर। तो ए क्योंकि ऑनर है हाउस का, तो टैक्सेबल कहाँ होना चाहिए, ए के हाथ में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्लबिंग का प्रोविज़न अप्लाई होगा और जो भी रेंट रिसीव होगा मिसिज ए को, वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, मिस्टर ए के हाथ में ही टैक्सेबल हो जाएगा। अब उसे नेक्स्ट प्रोविज़न क्या है, इसी तरह का है, लेकिन इसमें क्या है, वहाँ पर हमने उसको कहा था कि तूने ऐसे ट्रांसफ़र नहीं की, इसलिए तेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी इनकम। यहाँ उसने एक चालाकी और की, उसने क्या कहा कि मैंने ट्रांसफ़र ही कर दिया एसेट को। अब यहाँ एसेट तो ट्रांसफ़र हुई, लेकिन ट्रांसफ़र कौन सा है, रिवोकेबल ट्रांसफ़र है। मतलब रिवोकेबल का मतलब देखते हैं अब हम क्या है। रिवोकेबल का मतलब है री ट्रांसफ़र या फिर रीअज्यूम द पावर एंड राइट। मतलब उसके पास उसने एक ऐसा राइट रख लिया, प्रोविज़न रख लिया एग्रीमेंट के अंदर कि कल को वो चाहे तो वो अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा लेगा उस एसेट को, या उसके ऊपर कोई भी ऐसा राइट, जैसे कि मान लीजिए कि इस एसेट का यूज़ मेरी वाइफ के बेनिफिट के लिए होगा, या इसको जो इससे आने वाली जो इनकम है मेरे माइनर चाइल्ड की एजुकेशन पे खर्च होगी। इस तरीके के अगर कोई भी राइट या पावर को होल्ड कर लेता है तो वो ट्रांसफ़र कौन सा होगा, रिवोकेबल ट्रांसफ़र होगा। तो इस तरीके की एसेट जहाँ पर ट्रांसफ़र कैसा है, रिवोकेबल है। अगर उस एसेट से कोई भी इनकम अराइज होती है तब भी वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, जिसने ट्रांसफ़र किया है, मतलब ट्रांसफरर के हाथ में होगी। अब यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है कि ये जो रिवोकेबल है वो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ही एप्लीकेबल होना चाहिए। मतलब अब बाई चांस मान लो जिसको ट्रांसफ़र की थी तो वो उसकी डेथ हो गई, डेथ होने के बाद दोबारा से ऐसे ट्रांसफरर के हाथ में आ जाती है, तब ये केस अप्लाई नहीं होता। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम रिवोकेबल का जो ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए, यहाँ पर कि मैं क्या कह रही हूँ, ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए। एक्साइज उस ऑप्शन को किया गया या नहीं किया गया, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। नीड नॉट टू एक्साइज अ राइट, मतलब वो एक्साइज करे या ना करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप बस एक प्रोविज़न होना चाहिए कि उसका जब मन करेगा तो वो री ट्रांसफ़र या रिवोकेबल ट्रांसफ़र है वो, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल देते हैं। ए के पास हाउस था, उसने क्या किया, मिसेज ए को हाउस दे दिया, लेकिन कौन सी ट्रांसफ़र किया, रिवोकेबल ट्रांसफ़र किया। अब यहाँ से जो रेंट रिसीव होगा तो किसके हाथ में टैक्सेबल होना चाहिए, ए के हाथ में ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफ़र कौन सा है, रिवोकेबल है, ना कि उसने मतलब परमानेंटली उसको ट्रांसफ़र किया हुआ है। तो रेंट विल बी टैक्स इन हैंड ऑफ मिस्टर ए, ट्रांसफ़र इज़ रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ मिसेज ए। अब उसे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये तो था 61। अब यहाँ पर एक और केस आएगा, इसमें हम देखते हैं ये वाला केस। यहाँ पर क्या है, स्पाउस से रिलेटेड मैंने 2 केस लिखे हैं। जब इंडिविजुअल क्या करता है, अपनी वाइफ को
कुछ ट्रांसफ़र कर रहा है या उससे कोई बेनिफिट दे रहा है। वो बेनिफिट कौन से सेक्शन में क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। अब हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है कि अगर एक स्पाउस एक ऐसी कंसर्न से, एक ऐसी कंपनी से या फर्म से क्या ले रहा है, रेमुनरेशन ले रहा है, जिसमें उसके स्पाउस का क्या इंटरेस्ट है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। ठीक है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या है, जिसमें उसका स्पाउस क्या कर रखा है, 20% और मोर इक्विटी शेयर एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर उसने होल्ड किया हुआ है, एनी टाइम। ठीक है, मतलब एक दिन भी अगर उसने 20% और मोर होल्ड कर लिया तो इसका मतलब क्या है, वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उस कंसर्न में उसके स्पाउस का। अब वहाँ पर ये 20% की जो शेयरिंग है वो कहाँ पर देखनी है हमने, इंडिविजुअल और उसके रिलेटिव का टोटल देखना है हमने। ठीक है, उसके हस्बैंड ने या फिर उसकी वाइफ ने, ठीक है, ब्रदर ने, सिस्टर ने, लीनियर सेंडेंट डिसेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल है, इन सब की टोटल शेयर होल्डिंग हम देख लेंगे, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग देख लेंगे। अगर वो 20% से क्या है मोर बन जाता है तो इसका मतलब क्या है, वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है। इसका एग्जाम्पल अब हम देखते हैं एक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का। यहाँ पे ये रहा, ए इज़ अ पार्टनर इन ABC लिमिटेड, BC पार्टनरशिप, सॉरी, ए इज़ अ पार्टनर इन ABC पार्टनरशिप हैविंग 35% शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब इसने क्या किया, मिसिज ए को लगवा दिया उस पर जॉब पे, उस कंपनी, उस पार्टनरशिप में, तो 20,000 पर मंथ की सैलरी रख दी गई, जबकि उसके पास कोई ऐसी स्किल नहीं थी, कोई ऐसी नॉलेज नहीं थी जिसकी वजह से उसे 20,000 दिया जाए। यहाँ पर जो भी सैलरी मिलेगी मिसिज ए को वो किसके हाथ में टैक्सेबल होनी चाहिए, ए के हाथ में ही होनी चाहिए, क्योंकि उसे कोई नॉलेज नहीं थी फिर भी उसे जॉब प्रोवाइड की गई। इसका मतलब क्या हुआ, बेनिफिट क्यों मिला है, क्योंकि उसके हस्बैंड का क्या है, उस फर्म में होल्ड था, इस वजह से मिल गई। लेकिन अगर यही उसको उसकी नॉलेज की वजह से मिलती, मिसिज ए को नॉलेज थी जिस जॉब पे उसको लगाया गया, तब कोई क्लबिंग नहीं होगी, क्योंकि अगर वो यहाँ काम ना करती तो वो कहीं और भी काम कर सकती थी। तो बोथ हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। मान लो मिसिज ए का भी है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट और मिस्टर ए का भी है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, तब क्या करना है, तो जिसकी ज़्यादा टोटल इनकम होगी, ठीक है, विच whose total income is greater excluding this income, मतलब इस फर्म है, ऐसी फर्म से इनकम मिल रही है, इसको छोड़कर बाकी टोटल इनकम कर लीजिए, टोटल इनकम जिसकी ज़्यादा होगी उसमें क्लबिंग हो जाएगी। अब उससे नेक्स्ट क्या था, अभी हम स्पाउस का केस पढ़ रहे थे, अभी हमने एक केस ही पढ़ा है रेशन वाला। अब इसका दूसरा केस क्या कहता है कि अगर आपने ट्रांसफ़र कर दी है एसेट, ठीक है, यहाँ पर ट्रांसफ़र कैसा हुआ है, इनएडुकेट कंसिडरेशन है, मतलब पूरा कंसिडरेशन नहीं लिया उसने, जब एसेट को ट्रांसफ़र किया अपनी वाइफ से पूरा पैसा नहीं लिया, या कुछ ना कुछ ऐसा किया कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसा प्रोविज़न है कि अपना होल्ड रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कौन सा देखना है कि ट्रांसफ़र कौन सा होना चाहिए, अगर इनएडुकेट कंसिडरेशन वाला है, और कौन सा है अदर देन हाउस प्रॉपर्टी है, मतलब हाउस प्रॉपर्टी को छोड़कर, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी 27 सेक्शन में डीम्ड ऑनर का कंसेप्ट लागू होगा और ट्रांसफरर के हाथ में ही टैक्सेबल होने वाली है। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, हम वो देखेंगे। पहले पॉइंट्स देख लेते हैं, कहाँ गए, ये रहे। अब इस सेक्शन से रिलेटेड पॉइंट जो हमने अभी सेकंड प्रोविज़न पढ़ा कि इनएडुकेट ट्रांसफ़र है, तो हाउस प्रॉपर्टी में मैं पहले बता चुकी हूँ सेक्शन 27 अप्लाई हो जाएगा। बिफोर मैरिज और आफ्टर डाइवोर्स नो क्लबिंग, क्योंकि मैरिज का सब्सिस्ट होना जरूरी है। ठीक है, बेनिफिट तभी देगा कोई जब उसकी वाइफ होगी, उससे पहले या बाद में हम नहीं काउंट करेंगे। ट्रांसफ़र कनेक्शन विद लीव अपार्ट, ठीक है, अलग अलग रहने के लिए प्रोविज़न बन गया था, तो उसमें अगर आपने ट्रांसफ़र किया है एसेट का तब कोई क्लबिंग नहीं होने वाली। एडुकेट कंसिडरेशन नो क्लबिंग, हमने अभी पढ़ा कि एडुकेट होना चाहिए। उसके बाद एसेट फॉर्म द चेंज, अगर एसेट का फॉर्म ही चेंज हो गया तब भी क्लबिंग होगी। मान लीजिए कि आपके पास शेयर थे, आपने शेयर ट्रांसफ़र किए गए थे, शेयर को बेचकर आपने क्या किया, FDR कर ली, FDR पे मिल रहा है अब आपको क्या, इंटरेस्ट। यहाँ पे शेयर से क्या बन गई है, फॉर्म चेंज होकर FDR बन गया है, लेकिन जो इंटरेस्ट है फिर भी किसके हाथ में टैक्सेबल होना चाहिए, ट्रांसफरर के हाथ में ही टैक्सेबल होगा, क्योंकि चाहे फॉर्म बदल गई इससे कोई मैटर नहीं करेगा। एक्रिएशन ऑफ इनकम नो क्लबिंग, एक्रिएशन मतलब इनकम के ऊपर इनकम अगर आप कमाते हैं तब भी क्लबिंग नहीं होगी। कैसे, अगर 50 लाख की आपकी FDR दी थी आपके हस्बैंड ने, उसके ऊपर आप 50,000 का इंटरेस्ट कमा रहे हैं पर मंथ, और इस 50,000 के भी ऊपर आप 5,000 का इंटरेस्ट कमा रहे हैं मान लीजिए, तो ये जो 5,000 इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कमाया है उस पर क्लबिंग नहीं होगी। वो सिंपल अगर वाइफ के को ट्रांसफ़र की गई थी FDR तो वाइफ के हाथ में ही क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अब ये तो हो गया हमारा सेकंड प्रोविज़न जो रिलेटेड विथ द स्पाउस। इसके अलावा भी एक प्रोविज़न है जो स्पाउस से ही रिलेटेड है, वो अभी हम पहले वो देखेंगे।
ये देखिए, अब ये इस प्रोविज़न में क्या कहा गया है कि अगर हम अपने स्पाउस के बेनिफिट के लिए इनएडुकेट कंसिडरेशन सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हम एसेट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी तीसरे पर्सन को। अभी हमने जो प्रोविज़न पढ़ा, हमने उसमें पढ़ा कि अगर जैसे मिस्टर ए मिसिस ए को ही ट्रांसफ़र कर रहा था इनएडुकेट कंसिडरेशन के लिए, बट यहाँ पर एक बंदा और इन्वॉल्व हो गया। एक पर्सन के इन्वॉल्व होने से क्या हुआ, यहाँ पर उसने कहा है कि इनएडुकेट कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफ़र किया गया है किसी और को, लेकिन किसके बेनिफिट के लिए, मिसिस एक्स के ही बेनिफिट के लिए। देखिए, एक्स के पास हाउस था, उसने ट्रांसफ़र कर दिया वाई को, जिस हाउस पर उसे रेंट आता था 1 लाख रुपए। अब इसने क्या कहा वाई को कि मैं तुम्हें ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, लेकिन इसमें से जो भी रेंट रिसीव होने वाला है उसमें से 50,000 तुम मेरी वाइफ को दोगे या उसके बेनिफिट के लिए यूज़ करोगे। तो एक्स के हाथ में कितनी इनकम टैक्सेबल होगी, जितना बेनिफिट मिसिस एक्स को दिया गया होगा उतना ही मिस्टर एक्स के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। तो बेनिफिट दिया जा रहा है 50,000, तो एक्स के हाथ में भी कितना टैक्सेबल हो जाएगा, 50,000 ही टैक्सेबल होगा, ना कि 1 लाख, क्योंकि जितना बेनिफिट उतना ही टैक्सेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने स्पाउस से रिलेटेड 3 प्रोविज़न पढ़ लिए। कौन कौन सा पढ़ लिया? एक तो रेम्युनरेशन, अगर किसी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाली कंसर्न से रिसीव होती है। सेकंड, इनएडुकेट ट्रांसफ़र के लिए स्पाउस को ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उससे अगर इनकम अराइज होगी तो ट्रांसफरर के हाथ में टैक्सेबल होगी। और यहाँ पर क्या है कि स्पाउस के बेनिफिट के लिए किसी तीसरे पर्सन को ट्रांसफ़र किया गया है, इनएडुकेट ट्रांसफ़र है, तब भी ट्रांसफरर के हाथ में जितना बेनिफिट स्पाउस को दिया जा रहा होगा उतना टैक्सेबल हो जाएगा टैक्स ट्रांसफरर के हाथ में। अब यहाँ पर ये तो हो गए स्पाउस से रिलेटेड। अब सन की वाइफ से, अभी ये जो हमने पढ़ा यही प्रोविज़न सेम जो थर्ड पर्सन को हम ट्रांसफ़र कर रहे थे, किसके लिए? वाइफ के लिए। अब यहाँ पर अगर आप यही काम सन की वाइफ के लिए करते हैं तो सेम प्रोविज़न अप्लाई हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा, एक्स मान लीजिए क्या है, फादर इन लॉ है, ये है मिसिज एक्स, मिसिज जेड, फिर भी मिस्टर एक्स जो कि क्या है, फादर इन लॉ के हाथ में आकर टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर सन की वाइफ, और सेम ही केस सन की वाइफ का कब अप्लाई होता है, जो इनएडुकेट कंसिडरेशन का हमने स्पाउस के लिए पढ़ा था कि इनएडुकेट कंसिडरेशन के लिए क्या था, स्पाउस को ट्रांसफ़र किया जा रहा था एसेट। तो यहाँ पर स्पाउस ना होकर क्या बन जाएगा, सिर्फ सन वाइफ हम यूज़ कर लेंगे, बाकी का बाकी प्रोविज़न सेम का सेम ही रह जाएगा। अब उससे अगला केस हम पढ़ेंगे, अगर माइनर क्या है, माइनर इनकम कमा रहा है, तो हमने क्या करना है, तो माइनर की इनकम को किसकी इनकम में ऐड कर दिया जाता है, मदर या फादर की, जिसकी टोटल इनकम क्या होती है, ग्रेटर होगी, उसमें जाकर माइनर की इनकम को ऐड कर दिया जाएगा। तो मैरिज एग्जिस्ट करती है तो जिसकी टोटल इनकम ज़्यादा होगी, अगर एग्जिस्ट नहीं करती, जो उस बंदे जो माइनर को मेंटेन कर रहा होगा, उसका गार्जियन होगा, लीगल गार्जियन, उसके हाथ में हो जाएगी और एग्जाम्पशन दी जाएगी 1500 पर ईयर पर चाइल्ड। अब यहाँ पर क्लबिंग कब नहीं होती, माइनर के केस में भी क्लबिंग नहीं अलाउड होगी अगर तो स्किल वाला प्रोविज़न है, मतलब अपनी स्किल की वजह से वो पैसे कमाता है। दूसरा, एटीयू की जो एटीयू में दी गई डिसेबिलिटी से अगर वो ग्रस्त है तब भी ये प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगा, मतलब उसकी इनकम जो है वो उसके खुद के हाथ में ही टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, मान लीजिए कि साल के बीच में ही माइनर मेजर बन गया, तब क्या करना है, तो जिस दिन तक वो माइनर था तब तक की क्लबिंग होगी, बाकी की इनकम उसके खुद के हाथ में ही, माइनर के हाथ में ही टैक्सेबल हो जाएगी। अब इससे नेक्स्ट प्रोविज़न, क्लबिंग कहाँ होती है, इन सेम हेड होगी, मतलब जिस हेड में अगर नॉर्मल जिसकी इनकम थी उसके हाथ में टैक्सेबल होती, वही आकर एसएससी के हाथ में भी टैक्सेबल होगी उसी हेड के अंदर। लॉसेस हैं, अगर देखिए लॉसेस में हम इनकम को भी इंक्लूड करते हैं, इसका मतलब लॉस आल्सो इंक्लूड इनकम, तो क्लबिंग का प्रोविज़न लॉस पर भी अप्लाई होगा। मान लीजिए क्लबिंग से बेनिफिट ही हो रहा है, क्योंकि अगर देखो लॉस होगा तो हो सकता है बेनिफिट हो, तो क्या होगा, बेनिफिट भी हो तब भी क्या करना है, क्लबिंग का प्रोविज़न अगर अप्लाई होता है, ये प्रोविज़न में अंडर आ गया है वो एसएससी, तो भी क्या होगा, तब भी हमने क्लबिंग को अप्लाई करना ही करना है। अब हम एक पढ़ेंगे, एक हमने पढ़ना है एचयूएफ वाला, कि अगर इंडिविजुअल क्या करता है, अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को एचयूएफ की प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कन्वर्टेड इनटू एचयूएफ फॉर इनएडुकेट कंसिडरेशन, ठीक है ना। देखा ना हमने, फैमिली जॉइंट फैमिली होती है तो हम क्या करते हैं, अपनी एसेट को नॉर्मल सभी के लिए यूज़ होता है, तो वहाँ पर अगर इनएडुकेट कंसिडरेशन के लिए एचयूएफ को ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो देखिए यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है कि ए के पास सेल्फ एक्वायर्ड कोई प्रॉपर्टी थी, इनकम आ रही थी उससे 50,000 रुपये। अब यहाँ पर उसने एचयूएफ को ट्रांसफ़र कर दी वो,
अपना टैक्स बचाने के लिए। अब ये जो इनकम एचयूएफ को हो रही है तो वो टैक्सेबल किसके हाथ में होगी, क्योंकि ए के हाथ में। एसेट किसकी, ए की थी, इन एडुकेट कंसिडरेशन के लिए वो ट्रांसफ़र कर रहा है। अब यहाँ पर तो हो गया कि इसने ट्रांसफ़र किया, लेकिन कई अब देखा होगा आपने पार्टीशन के टाइम पर सब कुछ उसको पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है सभी पर्सन्स के। अब यहाँ पर 5 जनों के बीच में उस प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दिया गया जिससे 50,000 की इनकम आती थी। ब्रदर को मिला, स्पाउस को मिला, सेल्फ खुद को भी मिला, उसे माइनर को मिला और उसके सिस्टर को 1/5 हिस्सा सबको मिल गया। अब 1/5 हिस्सा मिल गया, इसमें से कितना पोर्शन अब टैक्सेबल होगा, क्योंकि अब तो देखा जाए अब तो बंटवारा हो गया ना। बंटवारे के बाद ब्रदर के हाथ में चला गया, स्पाउस का स्पाउस के हाथ में गया, सेल्फ का माइनर का सिस्टर में। लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने क्या प्रोविज़न बनाया है कि जो स्पाउस का, सेल्फ का या माइनर चाइल्ड का होगा वो आपके हाथ में ही टैक्सेबल होगा, मतलब ट्रांसफरर के हाथ में। ए ने जैसे ट्रांसफ़र की थी, यहाँ पर ट्रांसफ़र कौन है, ए, तो इसके बच्चे जो माइनर हैं खुद और इसकी वाइफ या हस्बैंड है अगर, तो दोनों तीनों का मिलाकर जो बनता होगा वो ए के हाथ में टैक्सेबल होगा। क्योंकि देखें तो ये तीनों रह गए ना, अब तो एचयूएफ में नई एचयूएफ बन गई और खुद का जो पोर्शन था वो खुद के हाथ में आ गया ना, फैमिली के हाथ में। तो इसलिए इन तीनों के हम ऐड कर देंगे और जो भी माइनर का हम ऐड करेंगे उसमें 1500 की डिडक्शन हम ले लेंगे। अब उसके बाद हमने किसकी इनकम में ही ऐड करना है, वही ग्रेटर वाली में ही ऐड होगा, मिसिज ए वाली में। अगर एज्यूम ए हैज़ अ ग्रेटर इनकम देन मिसिज ए, ये माइनर की इंक्लूड इसलिए की गई है, हमने नीचे नोट दिया हुआ है, एज्यूम किया हमने कि ए की इनकम मिसिज ए से ज़्यादा ही थी। उसके बाद हमने देखना है कि एक और एग्जाम्पल, 2 क्वेश्चन और रह गए हमारे, एक रोस ट्रांसफ़र का, दूसरा रह जाता है एक अक्वायर्ड जो एसेट थी उसको हम अगर बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं। देखिए क्रॉस ट्रांसफ़र क्या होता है, क्रॉस ट्रांसफ़र वो है जिसमें हमें देखने में तो लग रहा है कि ये एक ही ट्रांजैक्शन है, बट एक्चुअल में वो एक ट्रांजैक्शन ना होकर 2 या 3 ऐसे मिक्सअप ट्रांजैक्शंस हैं जिससे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को गुमराह किया गया है। देखें अब ए था, ए ने क्या किया, अपने ब्रदर को 20 लाख रुपए दे दिए, ब्रदर की वाइफ ने, ठीक है, हस्बैंड वाइफ ही है ब्रदर और ब्रदर की वाइफ। अब यहाँ ब्रदर की वाइफ ने क्या किया, हाउस प्रॉपर्टी दे दी मिसिज ए को। अब देखा जाए तो ए से मिसिज ए के पास ही चला गया ना, इसने 20 लाख रुपए ब्रदर को दिए या फिर ब्रदर की वाइफ ने इसको हाउस दे दिया उसके बदले में, तो ए से ए ट्रांसफ़र हुआ। ऐसे ही मिसिज बी जो ब्रदर की वाइफ थी उससे चले गए किसके पास, ब्रदर के पास चले गए, उसके खुद के हस्बैंड के पास पैसे चले गए। तो अब यहाँ पर देखें, एनी इनकम अराइज फ्रॉम ₹20 लाख टू बी के पास जो भी ये 20 लाख रुपए आए, इससे कुछ भी ये कमाएगा तो किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, ब्रदर की वाइफ के, उसकी वाइफ के खुद के। और ए मिसिज ए को जो भी इनकम होगी, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी से, वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, मिस्टर ए, क्योंकि पैसे किसने दिए इस हाउस को एक्वायर करने के लिए, ए ने ही दिए ना। तो ये तो वही ट्रांजैक्शन तो डायरेक्ट ना होकर क्या हुई है, सिर्फ इनडायरेक्ट हुई है। तो इस केस में भी क्लबिंग का प्रोविज़न अप्लाई होगा। तो क्रॉस ट्रांसफ़र के केस में भी क्लबिंग अप्लाई होती है। अब एक क्वेश्चन ये रह गया है कि अगर मान लीजिए जो एसेट इनएडुकेट ट्रांसफ़र हमने अभी पहले किया था, अगर वो एसेट वाइफ, मान लो ए ने अपनी वाइफ को ट्रांसफ़र की एसेट ट्रांसफ़र जो इनएडुकेट कंसिडरेशन के लिए की थी, मिसिज ए ने लगा दी किसी बिजनेस में। अब बिजनेस में लगाने से क्या हुआ, ये देखिए, अमाउंट टैक्सेबल इन हैंड ऑफ ट्रांसफ़र कैसे होगा, जितनी एसेट उसने ट्रांसफ़र एसेट में से इन्वेस्ट की, और नीचे ले लेंगे हम टोटल इन्वेस्टमेंट ऑन फर्स्ट डे इन बिजनेस, ठीक है। अब 1 अप्रैल को ही लेंगे वो जो भी है, 1 अप्रैल को ही हमने स्टार्टिंग में देखनी है। सेकंड हम देखेंगे कि टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी बनती है उस इन्वेस्टमेंट से, आउट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट पर उसने कितना अमाउंट कमाया। अब यहाँ पर देखें तो फॉर्मूला बन जाएगा, एसेट ट्रांसफ़र जो इन्वेस्ट की है उस डिवाइड कर दीजिए टोटल इन्वेस्टमेंट ऑन फर्स्ट डे मल्टीप्लाई टोटल टैक्सेबल इनकम ऑन द टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं कि ए की जो टोटल इन्वेस्टमेंट है ऑन 31 मार्च कितनी बनती है, 5 लाख रुपीज़। अब मिसिज ए ने क्या किया, गिफ्ट दे दिया 1/4 को और 5 लाख रुपए, तो टोटल इन्वेस्टमेंट पहले दिन कितनी बन गई, 10 लाख, जिसमें से ट्रांसफ़र एसेट में से इन्वेस्टमेंट थी सिर्फ 5 लाख। अब यहाँ पर देखें तो हमने निकालना क्या है कि
इसमें से इनकम का पोर्शन कितना ट्रांसफरर के हाथ में टैक्सेबल होने वाला है। तो टोटल इनकम हुई 2 लाख, मिसिज ए के हैंड में कितनी टैक्सेबल होगी, 2 लाख मल्टीप्लाई 5 लाख डिवाइड बाय में 10 लाख। 5 लाख क्यों, क्योंकि इतनी ही एसेट जो ट्रांसफ़र एज ए गिफ्ट मिली थी वो लगाई गई, तो 1 लाख बन जाता है और 1 लाख टैक्सेबल हो जाएगा मिसिज ए के हाथ में, ना कि मिस्टर ए के हाथ में। तो मिस्टर ए के हाथ में 1 लाख उसकी खुद की इन्वेस्टमेंट पर, और बाकी जो 1 लाख है वो मिसिज ए के हाथ में टैक्सेबल होगा। ठीक है। In case you have query, please write in comment section. I will try to solve it. तो एक बार जाते जाते हम एक बार गो थ्रू हो लाएं। सबसे पहले हमने क्या किया कि क्लबिंग क्या होता है, क्लबिंग में क्या करते हैं ताकि इनकम जो असेसी की है उसके खुद के हाथ में टैक्सेबल हो और वो इनकम का डाइवर्जन ना कर सकें। दूसरा था कि अगर इनकम ट्रांसफ़र हो जाती है लेकिन अभी एसेट ट्रांसफ़र नहीं हुई तब भी क्या क्लबिंग राइज हो जाती है। अब यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी, लेकिन कौन सी ट्रांसफ़र की है, रिवोकेबल ट्रांसफ़र है, तो उस ट्रांसफ़र एसेट से जो कि रिवोकेबल है उससे जो इनकम अराइज होगी वो ट्रांसफ़र के हाथ में होगी अप्लाई। क्रॉस ट्रांसफ़र हमने ये देखना है कि कोई ऐसी इंटेंशन है इन 2-3 ट्रांजेक्शन के बीच में, तो अगर है तब भी क्लबिंग अप्लाई हो जाएगी। अब ये जो पिछले 2 सेक्शन किए हैं हमने ट्रांसफ़र ऑफ इनकम और इनकम अराइजिंग फ्रॉम रिवोकेबल ट्रांसफ़र, ये सभी पर अप्लाई है, सभी पर्सनस पर। क्रॉस ट्रांसफ़र का केस हो गया, और उसके बाद हमने स्पाउस वाले पढ़े थे, रेम्यूनरेशन है या फिर इनकम फ्रॉम ट्रांसफर एसेट है, और तीसरा कौन सा पढ़ा था, अगर थर्ड पर्सन को करते हैं लेकिन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस है तब भी क्या होगा, क्लबिंग का प्रोविज़न अप्लाई हो जाएगा। अगर सन ना हो, सॉरी वाइफ ना होकर सन की वाइफ के लिए ये दोनों काम किए जाएँ कि इनकम फ्रॉम ट्रांसफ़र एसेट और थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र किया है लेकिन फॉर द बेनिफिट ऑफ सन वाइफ, तब भी क्लबिंग प्रोविज़न अप्लाई होगा। इसके अलावा सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी अगर एचएफ को ट्रांसफ़र थी तो पार्टीशन के टाइम पर सन उसको खुद को, उसके स्पाउस को या माइनर को जो भी इनकम रिसीव होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी इन हैंड ऑफ क्लबिंग प्रोविज़न इन हैंड ऑफ ट्रांसफर। माइनर के केस में वही कि जिसकी इनकम ज़्यादा होगी और जो लीगल गार्जियन होगा उसके हाथ में होगी। और अगर ट्रांसफ़र एसेट कर दी जाती है, बिजनेस में लगा दी जाती है ट्रांसफ़र एसेट को, तो हमने उतना पोर्शन निकाल लेना है कि कितना ट्रांसफ़र एसेट से उसने कमाया है। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।